आगे भी हम बातचीत करेंगे सर से, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली तिमाही में मैरिको के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में 3% की बढ़ोतरी हुई तो मुनाफा करीब 16% बढ़ा, मार्जिन में भी सुधार आया है। इन नंबर्स पर और ग्रोथ पर आगे बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO पवन अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। पवन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन मार्केट आकर चल रहा था और उसके ऊपर कंपनी ने इनलाइन नंबर दिए हैं, तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी सब्सटेंशियली नहीं बढ़ी जितना बाकी नंबर्स में एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। क्या की वजह रहे सर इसके? अगर आप क्वार्टर 1 की बात करें तो यस, वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया बिजनेस में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतनी डिलीवर नहीं कर पाए, बट रिकवरी है। आई वुड से जो कि पिछले कई क्वार्टर से नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में था, अब डेफिनेटली इट हैज मूव्ड इनटू पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी, and with all the interventions that government has planned, plus inflation going down below 5%, plus hike in MSPs, etc., we are quite hopeful that there would be some meaningful recovery in rural as we move ahead. तो पवन सर, लेकिन ये वॉल्यूम का नंबर पिक क्यों नहीं कर रहा? मतलब कोई स्पेसिफिक वजह है इसकी या अदरवाइज कब तक हम इसमें रिस्पाइट देखेंगे? अगर आप हमारे परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें कुछ एक वन ऑफ थे। जैसे फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल में काफ़ी मंदी आ गई थी, और मंदी के माहौल में क्या होता है कि ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स थोड़ा डी स्टॉक करते हैं, और उसमें वाइल ऑफ टेक ग्रोथ में कोई इशू नहीं था बिकॉज लोअर प्राइसेस इज डेफिनेटली बेटर फॉर द कंज्यूमर्स, बट फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव दे टिपिकली डाउन स्टॉक बिकॉज वो हाई MRP स्टॉक के साथ दे डोंट वांट टू गेट स्टक। सो उसका एक इम्पैक्ट रहा इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस में। कई बार अगर वॉल्यूम ग्रोथ को जहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जिसको अगर हम साइड करते हैं, तो बाकी पैरामीटर्स पे, चाहे वो मार्केट शेयर हो, चाहे वो पेनिट्रेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, या इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ की बात करें, इन सब में हम जैसा हमने प्रॉमिस किया था वैसा हम डिलीवरी करेंगे। जी सर, ओवरऑल जो सिचुएशन है स्पेशली फूड ऑयल बिजनेस की, वो कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि ये रशियन यूक्रेन वॉर और वो बाकी जो इश्यूज हैं उससे कैसे प्राइसेस को ईज आउट होते हुए हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? मार्जिनली थोड़ी बढ़ी है, बट अगर आप प्राइसेस की बात करें, इट हैज रीच्ड टू प्री वॉर लेवल्स, राइट? And there are a lot of multiple factors that play in terms of determining the prices, whether it is crude, whether it is edible. As I said, since it has gone down to the levels which used to be there about 2 years ago, we do not feel that this should really have any further situation where the volatility is quite extreme. Because in the last one and a half year, we've seen extreme volatility. We've seen prices going up massively. ओके और ओवरऑल जो फूड ऑयल्स हैं उनका क्या प्राइसेस में ट्रेंड देखने को मिल रहा है सर? क्या सिचुएशन है वहां पर अभी? मार्जिनली थोड़ी बढ़ी है, बट अगर आप YOY देखें पिछले साल के क्वार्टर 1 के मुकाबले, सो अप्रॉक्सीमेटली 40%, एनीवेयर बिटवीन 35 to 40% की गिरावट। अगर सफोला एडिबल ऑयल की आप प्राइसेस की बात करें तो हमने 30 से 32% प्राइस कट करी है। अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा और डिफ्लेशन नहीं आनी चाहिए इस कैटेगरी में। इनफैक्ट एज यू ऑल्सो सेड कि मार्जिनली प्राइसेस बढ़ी हैं, so therefore it should definitely stabilize at a certain level, and stability in the commodity prices helps in terms of delivering steady volumes. सर मैरिको के केस में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत बड़ी लाइन है, मतलब कंपेरेटिवली फूड और ऑयल स्पेस के अलावा, तो उनकी ग्रोथ इस बार ही फ्लैट देखने को मिली, ऐसा क्यों? So, जैसा कि मैंने कहा कि हमने हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो क्वार्टर 1 पे हमारा एक स्क्यू रहता था। हमने कॉन्शियसली उस स्क्यू को हटाने के लिए ट्रेड स्कीम को रैशनलाइज करी, जिसका एक वन टाइम इम्पैक्ट है। तो उस वन टाइम इम्पैक्ट की वजह से सम ऑफ द पोर्टफोलियो गॉट इम्पैक्टेड, बट अगेन वी बिलीव दैट एज वी गो अहेड, जो हमारी गाइडेंस है फॉर द फुल ईयर, दैट गाइडेंस रिमेन्स इंटैक्ट। तो क्योंकि वॉल्यूम के नंबर्स में डिक्लाइन है और आप खुद कह रहे हो कि उसे एग्रेसिवली एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो कहाँ तक? यस, अगर इस क्वार्टर में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% के आसपास था एट टू सेल्स रेशियो, ग्रू बाई सम 8-9%, बट गोइंग अहेड आई थिंक सिंस ग्रॉस मार्जिन विल एक्सपैंड एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, so we will increase the NP spends because all the new categories that we've entered into, कई सारी नई प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेकर के आए हैं, तो एड स्पेंड डेफिनेटली बढ़ेगा। और इसी कारण से हम कह रहे हैं कि वाइल ग्रॉस मार्जिन भले ही 300-350 बेसिस पॉइंट बढ़े, बट ऑपरेटिंग मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट ही बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंस वी वुड वांट टू प्लाउ बैक इनटू ब्रांड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। जतिन सर, वोल्टास को लेकर आप क्या राय रखते हो? क्योंकि बीते सत्र में तो अच्छी तेजी थी, माफ कीजिए वोल्टास कह रहा हूँ, मैरिको को लेकर बीते सत्र में तो अच्छी तेजी थी यहाँ पर, लेकिन इस सेशन में आज प्रॉफिट टेकिंग नंबर्स के बाद डेलो के आसपास कामकाज कर रहा है, इनलाइन नंबर्स थे, कैसे रीड कर रहे हो आप, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अगर जो मेरिको की बात करूँ तो इनफैक्ट मेरा ये एक थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में दीपाली राणा जी के साथ मेरा मिड कैप मंथ था, उसमें मैंने बाय भी दिया हुआ था। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ऊपर में ये 583 से लेके 600 तक का ऊपर पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल इसमें अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें डेफिनेटली एक थोड़ा वीक प्राइस एक्शन देखने मिला है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है। हाई टॉप हाई बॉटम बनना जारी हुआ है। हमें लगता है कि एक वीकली कैंडल इनसाइड बार कैंडल में से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज होके कंसोलिडेट होके फिर से एक ऊपर की तरफ ये रैली शुरू कर सकता है। तो इसके लिए मेरिको में ये जो अभी हमें दबाव देखने मिल रहा है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यूज करनी चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 583 600 तक का पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल इंटैक्ट है इसमें। ओके। और आज पीएसयू बैंक, पूरा पीएसयू बास्केट में